Hello everybody, welcome back to our channel Excellent Classes. My name is Sulika, your biology educator, and I am back with our second chapter of biology, which is chemical control and coordination. So without wasting time, let's get started. Firstly, what is control and coordination in a living organism, right? देखो, हमारे बॉडी में ना हमारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. वाई? क्योंकि वो स्टिमुलाई, हमें जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलती है उसके अगेंस्ट अच्छे से वो रिस्पॉन्स कर पाए, इसलिए एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से जुड़े पड़े होते हैं. इन्हें ही हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसे कंट्रोल करता है, एंड कोऑर्डिनेशन इसीलिए क्योंकि हमारे ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि वो स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर पाए. राइट? तो थोड़ा हम पढ़ेंगे कि यहाँ लिखा क्या है. लिखा है coordination is the systematic, controlled and efficient collaboration of various organs in a living organism to produce appropriate responses to stimuli. तो एज आई सेड कि स्टिमुलाई मिलने पर रिस्पॉन्स लेता है हमारा बॉडी, और उसी रिस्पॉन्स को करने के लिए हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, वेरियस ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एंड दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेशन इज. राइट? And all living organisms possess a well-organized system for control and coordination. हर एक living organism में अलग हर एक living organism में well-organized control and coordination के लिए system होता है. As हम humans हैं तो हमारे में एक proper neural system present है, right? हार्मोन्स के सिस्टम है. प्लांट्स को अगर हम लोग देखते हैं तो प्लांट्स के पास न्यूरल सिस्टम नहीं हो सकता, लेकिन वो हार्मोन्स पे, जिसे हम लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, वो उन पे रिलाई जरूर करते हैं. फाइटो बिकॉज दे आर प्लांट्स, एंड हार्मोन्स क्योंकि वो तो हार्मोन्स है, तो फाइटो हार्मोन्स पे वो डिपेंड जरूर करते हैं. राइट? आगे बढ़ेंगे. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यूज दैट फैसिलिटेट दिस प्रोसेस. Animals utilize the nervous system and hormones, while plants rely on hormones alone, which is termed as, चलो यहाँ लिख भी लेते हैं कि प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं. ओके, सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होती हैं जो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करती है. राइट? एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम है और हार्मोन्स है, जबकि प्लांट्स के पास सिर्फ हार्मोनल सिस्टम है जिसे हम लोग फाइटो हार्मोन कहते हैं. राइट? चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे. आगे हमारे पास नर्वस सिस्टम, आगे हमारे पास नर्वस सिस्टम, द बॉडीज कंट्रोल सेंटर. तो नर्वस सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी का ऐसा सेंटर, ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. राइट? इसमें आता क्या क्या है? इट कंप्राइजेस न्यूरॉन्स, nerves and neural organs that coordinate and control organ activities. right? न्यूरॉन्स क्या? जैसे हमने जब किडनी का पार्ट पढ़ा था तो किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है क्या? नेफ्रॉन्स. तो सिमिलरली नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, दैट इज व्हाट द न्यूरॉन्स इज. देन आते हैं नर्व्स एंड न्यूरल ऑर्गन्स. नर्व सेल्स, याद रखेंगे जो नर्व सेल्स है वो हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है. लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल होता है नर्व सेल. ठीक है? नाउ हमारे ऑर्गन्स पे हार्मोन्स को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर जो हमें स्टिमुलाई मिली है या जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है हर अपने अपने ऑर्गन्स में. ठीक है? जो भी मेरे पास सेंस ऑर्गन है उनको एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए उनके पास होते हैं रिसेप्टर्स. जैसे सेंस ऑर्गन क्या? जहां पे एक्शन होगी, मतलब इन सेंस कि एज अ नेम सजेस्ट, सेंस ऑर्गन क्या है? जो चीज सेंस करेगा, है ना? मैसेजेस आए तो जो सेंस किया कि मैसेज आया है, हार्मोन्स रिलीज हुआ, जो सेंस करेगा कि हाँ रिलीज हो चुका है,
दैट इज व्हाट द सेंस ऑर्गन्स आर, राइट? तो उनके पास प्रेजेंट होता है रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के थ्रू ही वो लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, जैसे टेस्ट, टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे टंग पे प्रेजेंट होता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। जो हम कुछ खाते हैं तो तीखा, खट्टा, मीठा, है ना, वेरियस टेस्ट आता है, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। उसी तरीके से ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हमारे नोज में प्रेजेंट होता है, और अलग अलग, जैसे कुछ गंदा स्मेल आ रहा है, कुछ अच्छी खुशबू आ रही है, अलग अलग स्मेल्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे नोज में प्रेजेंट होता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। हम लोग देखेंगे अब न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर को। तो न्यूरॉन, एज आई stated earlier कि neurons are the structural and functional unit of nervous system। तो हमारे न्यूरॉन्स में आता क्या क्या है? न्यूरॉन्स में आते हैं डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन, एंड देन द टर्मिनल पॉइंट विच इज साइनैप्स, साइनैप्टिक वेसिकल्स आते हैं, राइट? देखो यहाँ लिखा भी है कि अ न्यूरॉन इट कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, या फिर जिसको हम लोग साइटॉन भी कहते हैं, डेंड्राइट्स, एन एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग्स। अच्छा, हम लोग सबके फंक्शंस को देखेंगे वन बाय वन। स्ट्रक्चर अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो ये वाला पोर्शन इज द सेल बॉडी, जिसको हम लोग साइटॉन भी कहते हैं ना। और ये जो देखो डेंड्राइट्स बेसिकली क्या होता है, जो हमारा डेंड्राइट्स है, जो हमारे डेंड्राइट्स हैं वो डेंड्राइट्स बेसिकली होते क्या है? दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ मेम्ब्रेन, एक्सटेंशंस ऑफ मेम्ब्रेन। किसके मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस है? सेल बॉडी के मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस है, एक्सटेंशंस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेल बॉडी और साइटॉन, सेल बॉडी और साइटॉन, ठीक है। अच्छा, इन डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? जो भी मैसेज आ रहा है, जो भी सिग्नल्स आ रहा है, उसे कलेक्ट करना, उसे सेल बॉडी तक पहुंचाना, ये काम होता है डेंड्राइट्स का, ठीक है, ये काम होता है डेंड्राइट्स का। देन ये जो आपको लंबी सी इलोंगेटेड ट्यूब दिख रही है विच इज ऑल्सो द एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी इटसेल्फ, राइट? तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सॉन। एक्सॉन मैसेज को और सिग्नल को फर्दर आगे लेकर जाता है। जो ये हम लोग देखते हैं ये एंडिंग ना, ये एंडिंग होती है, ये होती है टर्मिनल पार्ट। एंड दिस टर्मिनल पार्ट पे ऐसे बल्ज आउट एक स्ट्रक्चर होता है विच आर टर्म्ड एज साइनैप्टिक वेसिकल्स, विच आर टर्म्ड एज साइनैप्टिक वेसिकल। अब इन साइनैप्टिक वेसिकल में होता क्या है? इन साइनैप्टिक वेसिकल में होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स एक केमिकल्स होते हैं जो आगे मैसेज को फर्दर पुट करते हैं, राइट? तो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं साइनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर। अब इनकी भी अलग अलग काइंड्स होती हैं, तो ये हमारे हायर क्लास की डिस्कशन है। ओके, चलो एक बार हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये जो मियालिन शीट है, ये मियालिन शीट है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। देखो हर एक मियालिन शीट पर एक न्यूक्लियस है ना? हर एक मियालिन शीट पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल बॉडी के अंदर भी न्यूक्लियस है। अच्छा, सेल बॉडी के अंदर राइबोसोम्स भी देखने को मिलती है ना? यहाँ पे बना नहीं है, बट सेल बॉडी के अंदर हमें राइबोसोम्स भी देखने को मिलती हैं। ये मियालिन शीट है क्या? कुछ नहीं है, प्रोटेक्शन का काम करने वाली है मियालिन शीट। अच्छा, साइनैप्स, यहाँ जो साइनैप्स लिखा है, हम लोग साइनैप्स के बारे में जानेंगे कि साइनैप्स क्या है। देखो साइनैप्स बेसिकली एक गैप होता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बॉडी में सिर्फ एक ही न्यूरॉन है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो एक न्यूरॉन की एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी के बीच की जो बनी हुई स्पेस होती है ना, उस स्पेस को, उस गैप को हम लोग साइनैप्स बोलते हैं। हम लोग एक बार क्विक रिकैप लेंगे। तो बॉडीज कंट्रोल सेंटर में क्या आता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम along with muscular tissue is the body's control system। नर्वस सिस्टम अकेले काम नहीं कर सकता, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, राइट? तो नर्वस सिस्टम के साथ काम आता है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू का। ओके, दिस नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ न्यूरॉन्स, nerves and neural organs that coordinate and control organ activity,
रिसेप्टर्स इन सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट इन्वायरमेंटल फंक्शंस, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है उसे डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट है रिसेप्टर्स। कहाँ पे? सेंस ऑर्गन्स पे। गस्टेटरी रिसेप्टर्स है जैसे टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, कहाँ पर? टंग पे। ओल्फैक्टरी है नोज में और वो स्मेल को डिटेक्ट करता है। नाउ न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम को बनाने वाला स्ट्रक्चरल यूनिट है न्यूरॉन्स, राइट? न्यूरॉन्स में क्या क्या आता है? न्यूरॉन्स में आते हैं सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन एंड नर्व एंडिंग्स। सेल बॉडी जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा सेल बॉडी विच इज अ मेन लाइक मेन बॉडी वी कैन से, और डेंड्राइट्स, एक्सोन, ये दोनों ही सेल बॉडी की मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस है। डेंड्राइट्स आर मेंट फॉर कलेक्टिंग सिग्नल्स, तो डेंड्राइट्स कलेक्ट करेगा सिग्नल्स, इट विल कलेक्ट सिग्नल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, ओके, इट विल कलेक्ट सिग्नल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। आगे पुश करने के लिए उस सिग्नल को प्रेजेंट है एक्सोन। एक्सोन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, किसकी? सेल बॉडी की एक्सटेंशन ही होती है, बट इट इज द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। एक्सोन उस सिग्नल को आगे की तरफ लेकर जाएगा। जो नर्व एंडिंग्स है, ये इस तरीके से एक्सोन टर्मिनेट करता है और हर टर्मिनेट पॉइंट पे ये बल्ज आउट स्ट्रक्चर है जो कि है साइनेप्टिक वेसिकल, और साइनेप्टिक वेसिकल के ही अंदर होता है न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसके थ्रू आगे सारी काम देखी जाती है, हुई जाती है, राइट? नाउ सेल बॉडी के अंदर है न्यूक्लियस और ये मियालिन शीट, ये मियालिन शीट प्रोटेक्शन का काम करती है और हर मियालिन शीट पर भी हमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। नाउ यस, साइनैप्स। साइनैप्स क्या था? ये दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच की गैप है, स्मॉल गैप है, राइट? सिग्नल को आगे कैरी ऑन करना पड़ता है ना, सिग्नल आगे जाता है, तो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच की छोटी सी गैप को हम लोग साइनैप्स बोलेंगे। नाउ हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। आगे है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेस। तो इसमें पहला टॉपिक है रैपिड रिस्पॉन्स। रैपिड रिस्पॉन्स क्या है? विदाउट कॉन्शियसनेस के हम लोग जब तुरंत किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट रेस्पॉन्स ले, दैट इज व्हाट द रैपिड रिस्पॉन्स इज। एक ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जो विदाउट कॉन्शियसनेस के हम लोग तुरंत एक स्टिमुलाई के अगेंस्ट लेते हैं, दैट इज व्हाट द rapid response is. So a reflex action is an automatic होता है, and rapid response to a stimulus, protecting the body from damage without conscious thought, बिना कुछ सोचे जो response हमारा body ले किसी action के against, that is what rapid response is. Let's suppose कि हमने किसी बहुत गर्म बर्तन को टच किया, तो हमारा बॉडी टाइम थोड़ी लेता है सोचने के लिए कि अच्छा ये गर्म है, हम हाथ हटाते हैं वरना हमारा हाथ जल जाएगा। हमने छुआ और हम तुरंत हटाते हैं, दैट इज व्हाट द रैपिड रिस्पॉन्स इज। हमने टाइम तक नहीं दिया अपने ब्रेन को सोचने के लिए कि वो गर्म था, वो सिग्नल जाए आए बहुत लंबा टाइम लग जाता है, राइट? तो हमने बस उसे छुआ और तुरंत हटाए, तो दैट इज व्हाट द रैपिड रिस्पॉन्स इज, एकदम क्विक एक्शन, ऑटोमेटिक। देन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल है कि हमारे बॉडी में जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस हो रहे हैं उसको कंट्रोल और उसको मॉनिटर करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, राइट? जो कि ब्रेन से होते हुए जाता है, बाईपासिंग द ब्रेन फॉर क्विकर रेस्पॉन्स टाइम। तो बस वही लिखा है कि रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा, जो कि ब्रेन से होते हुए जाता है। इस तरीके से होता है। लेट्स सपोज कि ये है हमारा ब्रेन और ये रहा ब्रेन से होते हुए जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड, मान लेते हैं कि ये ब्रेन है, ये ब्रेन है और ये है स्पाइनल कॉर्ड, है ना? तो यही स्पाइनल कॉर्ड है जो कि रिफ्लेक्स एक्शंस को मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा। नाउ रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? एक पूरी पाथवे, सेंसरी ऑर्गन से मैसेज गया ब्रेन के पास, एंड देन ब्रेन मैसेज देता है सेंसरी ऑर्गन को एक्शन करने के लिए। इस पूरी पाथवे को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन is called a reflex arc involving sense organs, sensory neurons,
स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। अब ये सारी चीजें क्या क्या हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स, वो ऑर्गन जो सेंस करती है किसी चीज को, जैसे गर्म बर्तन छुएंगे तो हमारा हाथ उसे सेंस करेगा, हाथ के सेल्स, तो वो है हमारा सेंस ऑर्गन। देन वहां से हमारे हाथ के पास से जो भी न्यूरॉन ब्रेन तक जाती है कनेक्शन सिग्नल लेकर कि हमने किसी हॉट चीज को, हॉट मतलब गर्म तवे या फिर किसी भी चीज को, गर्म बर्तन ऐसा छुआ है, तो वो होता है सेंसरी न्यूरॉन। एंड स्पाइनल कॉर्ड इसको तो मेंटेन करता है, मतलब इसे मॉनिटर करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड ही तो प्रेजेंट है, तो वो तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। एंड देन आता है हमारे पास मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? देखो, मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन जो ब्रेन से फंक्शन सिग्नल लेकर आएगा ऑर्गन के पास, राइट, एंड इफेक्टर्स, वहां जहां काम देखने को मिलेगा, जहां रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगी। एक छोटे से डायग्राम से हम लोग समझेंगे। तो ये हाथ है और इसने एक गरम से बर्तन पे अपना हाथ चिपकाया, ठीक है, हाथ लगा, तो यहाँ पे आया रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है? हीट या फिर पेन। और रिसेप्टर प्रेजेंट का है अभी फिलहाल स्किन पे। हमारे स्किन पे जो रिसेप्टर्स हैं उनको पता चला कि कुछ तो गर्म सा चीज है, हमें कुछ तो दर्द हो रहा है ना? ओके, देन हमारे हाथ से उस ऑर्गन से होता हुआ, लेट मी चेंज द कलर, चलो, उस ऑर्गन से होता हुआ एक न्यूरॉन जा रहा है विच इज सेंसरी न्यूरॉन। कहाँ जा रहा है ये रहा, स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जा रहा है, ठीक है। अब यहां से स्पाइनल कॉर्ड वो मैसेज देगा ब्रेन को, ओके। देन ब्रेन से न्यूरॉन्स के थ्रू ही मैसेज आता है स्पाइनल कॉर्ड के पास। देन स्पाइनल कॉर्ड सेम मैसेज को मोटर न्यूरॉन के हेल्प से उस ऑर्गन तक भेजता है। अब इफेक्टर ऑर्गन वो, एज आई स्टेटेड, जहां से एक्शन देखने को मिलेगी, जहां पे एक्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन क्या है? मसल्स इन द आर्म्स, ठीक है। मतलब कि हमारे हाथ के मसल्स को ये ऑर्डर मिला कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है, तुम्हें वहां से अपना हाथ हटाना है, तो उसके लिए हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से ही हमारे हाथ के या फिर हमारे मसल्स में मूवमेंट देखने को मिलती है। तो वो मूवमेंट कराने के लिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का सिग्नल का ऑर्डर भेजेगा हमारा ब्रेन, कहाँ पे? मसल्स पे। तो जो मसल्स है वो हो गए हमारे इफेक्टर ऑर्गन। एंड जिस ऑर्गन ने सेंस किया रिसेप्टर को, जो भी स्टिमुलाई थी, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चल रहा था, एज यहाँ हमारा हाथ है, तो वो हो गया सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन से जो भी नर्व लेके जाएगा वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक, वो हो गए सेंसरी न्यूरॉन्स। देन वहां से स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा ब्रेन के पास, देन ब्रेन से वो मैसेज आता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, एंड देन फाइनली मोटर न्यूरॉन के हेल्प से वो मैसेज या ऑर्डर या फिर सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स तक आती है इस केस में, और इफेक्टर ऑर्गन के पास आती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ हम लोग आगे की स्लाइड पे जाएंगे। आगे की स्लाइड में हमारे पास है डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की डिविजन्स भी होती है हमारे बॉडी में। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल वो जो हमारे बॉडी के पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? ये है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दीज टू कंप्राइज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के हर एक एक्शन को, हमारे बॉडी को ही कंट्रोल करता है, राइट। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर पीएनएस, ये क्या होता है? ये कम्युनिकेशन का काम करता है, हमारे अदर बॉडी पार्ट से सिग्नल को लेकर आना सीएनएस तक, ये काम होता है पीएनएस का, राइट। पढ़ेंगे लिखा क्या है। सीएनएस comprises the brain and spinal cord integrating information from all body parts. And PNS, it facilitates communication between the central nervous system and other body parts consisting of cranial and spinal nerves. cranial nerves जो ब्रेन से कनेक्टेड है,
connected to brain, connected with brain, right? And spinal nerve, as the name suggests, ये spinal cord से connected होते हैं. डायग्राम में देखेंगे ये ब्रेन है एंड ये स्पाइनल कॉर्ड है. दिस इज आवर ब्रेन एंड ब्रेन से आता हुआ स्पाइनल कॉर्ड, राइट. ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्योंकि हमारे बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है. बट जो और सारे नर्व्स आ रहे हैं, ये जो सारे नर्व्स हम लोग देख पा रहे हैं, ये सारे नर्व्स, ये सारे नर्व्स, ये सब जो भी है वो सब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये सारे नर्व्स जो भी बॉडी के सिग्नल को लेकर जाएगा सीएनएस तक, वो काम होता है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स का, जो आता है पीएनएस के अंदर. ठीक है. नाउ ये आता है हमारे पास ब्रेन. चलो ब्रेन क्या है. चलो ब्रेन ना 3 पार्ट में पहले तो डिवाइडेड है. पहला फोरब्रेन, पहला है फोरब्रेन, देन मिड ब्रेन, एंड देन हाइंड ब्रेन. ठीक है. फोरब्रेन के अंदर आता है हमारे पास हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम. वो आपको ऊपर दिख नहीं रहा होगा तो लेट मी राइट इट हियर ओनली. फोरब्रेन के अंदर आता है हाइपोथैलेमस, एंड सेरेब्रम. ठीक है. मिड ब्रेन, ये वाला पोर्शन, ये है मिड ब्रेन हमारा, ये सिंगल होता है. हाइंड ब्रेन के अंदर आते हैं ये 3, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, और ये जा रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. ब्रेन का फंक्शन क्या है? तो ब्रेन हमारे बॉडी के फंक्शंस को, हमारे बॉडी में हो रहे एक्टिविटीज को, हमारे बॉडी में हो रहे एक्शंस को कंट्रोल करेगा, है ना. कंट्रोल करता है. हम चल पा रहे हैं, वो बैलेंसिंग, वो भी ब्रेन प्रोवाइड करता है. हमें कुछ याद रहता है, मेमोरी, वो भी ब्रेन का काम है ना. हमें कुछ सेंस होता है हमारे आसपास, वो भी ब्रेन का ही काम है. ठीक है. तो ब्रेन के इतने सारे फंक्शंस है. ब्रेन है तो हम है, राइट. ओके. ये जो हाइपोथैलेमस पार्ट लिखा है ना, ये हाइपोथैलेमस बेसिकली है क्या? देखो, हाइपोथैलेमस ना ब्रेन का मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है. चलो इसे लिख भी लेते हैं कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस is a major coordinating center राइट. अच्छा, हमने इसे मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्यों बोला है? क्या ये जो पॉन्स है, मेडुला है, सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, इनका कोई एक्शन, इनका कोई रोल नहीं है? बहुत रोल है. जैसे सेरिबेलम में तो बैलेंस करता है हमारे बॉडी को, हम चल पा रहे हैं, है ना, बैलेंस करता है. अच्छा, जो भी ऐसे इंसान होते हैं जो ड्रिंक करते हैं काफी ज्यादा, तो होता क्या है बेसिकली, उनके ब्रेन के रिसेप्टर्स ऑफ हो जाते हैं. ठीक है. जब वो चलते हैं तो इम्बैलेंस होके चलते हैं ना, वो इसीलिए चलता है, उनके ब्रेन के रिसेप्टर्स ऑफ होने लग जाते हैं. तो उनके ब्रेन के रिसेप्टर्स जब स्लो डाउन हो जाएंगे तो सेरिबेलम इफेक्टिवली काम कैसे करेगा, वो उसे मेंटेन कैसे करेगा उसके वर्क को, इसीलिए वो लोग इम्बैलेंस वे में चलते हैं. चलो बैक टू द टॉपिक. हाइपोथैलेमस इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बिकॉज ये हमारे बॉडी में हंगर, थ्रस्ट, होम्योस्टेसिस, हमारा स्लीप वेक साइकिल, इतने इंपॉर्टेंट काम को मेंटेन करता है. ठीक है. ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है. हम लोग जो कहते हैं ना कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 to 27, राइट. ये जो चीज कहते हैं वो यही रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है. मेजर कोऑर्डिनेटिंग इसीलिए क्योंकि वो हमारे बॉडी में निकलने वाले हार्मोन्स के सिग्नल को यही भेजता है. देखो, इन्फ्लुएंसिंग हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, कैसे है, हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे, राइट.
बट फिलहाल के लिए इतना जान ले एज ऑफ नाउ कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले सारे हार्मोन्स के सिग्नल को भेजता यही है हाइपोथैलेमस हमारा, ठीक है। जैसे थायराइड को कहना है कि निकल भाई, मतलब थायराइड के हार्मोन्स जो भी हैं, थायरोकैल्सिटोनिन है, जो भी हार्मोन्स है उसे निकलना है, तो ये सिग्नल भेजेगा पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH के नाम से, और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस कि तुझे अब जरूरत है TSH निकालने की, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंस करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। तो दैट इज व्हाई वी से कि हाइपोथैलेमस इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। तो हम ब्रेन के फंक्शंस भी लिख ले क्या? चलो, फंक्शंस ऑफ ब्रेन। फंक्शंस ऑफ ब्रेन क्या है? बैलेंसिंग, फंक्शंस ऑफ ब्रेन में पहला आता है बैलेंसिंग, देन मेमोरी, देन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये भी तो ब्रेन के पास ही है। हम कुछ डिसाइड कर पाते हैं क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन सोच पा रहा है ना, एंड एटसेट्रा, राइट। तो इसे रिकॉल करें, चलो। अच्छा, ये क्रेनियम, ये तो छूट ही गया। ये क्रेनियम क्या है? स्कल है, ठीक है। ब्रेन को कवर करने, क्योंकि ब्रेन काफी डेलिकेट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ऐसे तो नहीं है ना कि बॉडी है ये हमें ये हमारा स्कल है तो बस ब्रेन है, नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। क्रेनियम और स्कल ये बोनी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है, ताकि एक्सटर्नल कुछ शॉक मिले तो उससे ब्रेन प्रोटेक्टेड रहे। अच्छा, शॉक मिलने पर बोन्स टूट भी तो सकते हैं, तो आगे कैसे ब्रेन प्रोटेक्टेड रह सकता है? कि हमारे ब्रेन के, है ना, ब्रेन के ऊपर की कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं क्रेनियल मेनिंजेस, ठीक है, क्रेनियल मेनिंजेस। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है बट आई गेस आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसे इरेज करूं, तो मैं इसे इरेज करती हूँ, राइट। चलो, तो ब्रेन की कवरिंग, covering of brain, that is cranial meninges, cranial cranial meninges, ठीक है। इस cranial meninges के अंदर भी 3 लेयर्स आती हैं। फर्स्ट वन इज अ dura matter, second one is the arachnoid matter, third one is the pia matter, ठीक है। ये ड्यूरा मैटर, ये आउटर होता है, ये होता है आउटर कवरिंग। ड्यूरा मैटर इज द आउटर कवरिंग, एराकिनॉइड मैटर इज द मिडिल वन, ये होता है मिडिल कवर, ठीक है। एंड पिया मैटर इज द इनर मोस्ट कवरिंग, ये होता है इनर मोस्ट। अच्छा, सिर्फ कवर्स नहीं, इन लेयर्स के बीच फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन लेयर्स के बीच फ्लूइड की प्रेजेंस होती है, जो अगर इन केस हमारे ब्रेन को शॉक मिलता है, कहीं से चोट लग गया, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो है ना शॉक मिलता है,
वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है दैट फ्लूइड, और इस वजह से हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। तो देखो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए है पहले तो क्रेनियल मेनिंजेस, और उसके अंदर भी 3 लेयर्स है, ड्यूरल मैटर, एक्टिनॉइड मैटर एंड पिया मैटर। फिर आता है स्कल विच इज अ बोनी पार्ट, ठीक है। तो तब आता है हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। ब्रेन के पार्ट, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन के अंदर आता है हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम, राइट। मिड ब्रेन जो कि अकेला है, एंड फॉर ब्रेन, सॉरी, हाइंड ब्रेन, उसके अंदर आते हैं पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। हाइपोथैलेमस की फंक्शन, हाइपोथैलेमस खुद में एक मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बिकॉज इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, थर्स्ट, हंगर, इन सबको मेंटेन करके रखना हाइपोथैलेमस का काम है। स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करना हाइपोथैलेमस का काम है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना ये भी हाइपोथैलेमस का काम ही है। साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करना हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, हार्मोन्स बनाने के लिए, ये भी हाइपोथैलेमस का काम ही है। ब्रेन के फंक्शंस की बात करेंगे तो बैलेंसिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। अच्छा, कौन सा मेड्यूला का क्या काम है भाई, वेले नहीं बैठे वो लोग भी, राइट। तो कौन सा मेड्यूला में होता है, रेस्पिरेटरी रिसेप्टर्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, रिसेप्टर्स ही बोलो, सेंसिटिव कीमो सेंसिटिव एरियाज प्रेजेंट है, राइट, जो कि हमारे रेस्पिरेशन के रिदम को मेंटेन करता है। कभी कभी होता है कि हम लोग एक्सेसिव ब्रीदिंग करने लग जाते हैं, मान लो कि हम बहुत तेज दौड़ के आए, हम लोग एक्सेसिव ब्रीद कर रहे हैं क्योंकि हमारे बॉडी में उस टाइम पे, पर्टिकुलरली उस टाइम पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, दैट इज़ वाई हम ज़्यादा जल्दी ब्रीथ करते हैं। हमारे नॉर्मल ब्रीदिंग टाइम विच इज 72, सो सॉरी, सो हमारे नॉर्मल ब्रीदिंग टाइम से हम लोग ज़्यादा ब्रीथ करने लग जाते हैं, राइट। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि अब उस टाइम से लेके हर टाइम तक हम लोग ब्रीथ वैसे ही करेंगे, अपने नॉर्मल रेट पे भी तो आएंगे ना वापस। तो वो काम होता है पॉन्स ऑफ मेड्यूला का, ठीक है। उसमें प्रेजेंट होते हैं कीमोसेंसिटिव एरियाज, उसमें प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि रेस्पिरेशन के रिदम को मेंटेन करता है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे, थोड़े से हो गए क्लास 11th की बातें, बट आई गेस इतना पता होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो आगे आता है हमारे पास चलो आगे हमारे पास कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, डिफरेंट अप्रोच। डिफरेंट क्यों? प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं है बट स्टिल उनमें मूवमेंट देखी जाती है। वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड भी लेते हैं, राइट, रिस्पॉन्स भी करते हैं। एज एफ कि ज़्यादा लाइट, कहीं से बहुत सारा लाइट आ रहा है बट चाहिए नहीं प्लांट को, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं, राइट। अगर उन्हें लाइट मिल नहीं रहा है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, या फिर हर्बीवोर्स उन्हें ग्रेज कर रहे हैं, तो उनमें अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म होती है, हर प्लांट की अपनी अपनी डिफेंस मैकेनिज्म होती है ना। तो ये होती है उनके कुछ मूवमेंट्स एंड रिस्पॉन्स। तो उनके पास नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो हार्मोन्स जिन्हें हम लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, उनके पास ना तो कोई मसल टिश्यू है, ना कोई स्पेशलाइज्ड और सिस्टम है जो इन सबको मेंटेन करेगा, बट हाँ उनके पास हार्मोन्स जिन्हें हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, है ना। फाइटो हार्मोन्स, फाइटो बिकॉज वो प्लांट है, हार्मोन्स क्योंकि वो तो हार्मोन्स है ना। तो फाइटो हार्मोन्स अलग अलग टाइप की होती हैं। देन plant lack a nervous system and muscle tissue, yet they exhibit movement and response. कैसे? They use chemical to convey information. यही है वो chemical. Phytohormones, chemical. यही है वो chemical. ठीक है? Plant movements are broadly classified into immediate responses to stimuli and movements due to growth. तो कैसे होता है? आगे we'll discuss. केमिकल सिग्नल्स की बात करें, प्लांट इन केमिकल सिग्नल्स का यूज करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। प्लांट के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलते हैं, उनकी भी ऑर्गन्स डेवलप करती हैं, तो उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट कराने के लिए प्लांट केमिकल सिग्नल्स का यूज करता है, ठीक है। इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है बट इनके पास हार्मोन जरूर है रेगुलेशन के लिए।
Then growth and movement. So plant movements are classified into immediate responses and growth related movements. तो ये immediate response क्या है and growth related response क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे. Then immediate response to stimulus in plants. पहला आता है इलेक्ट्रोकेमिकल रेस्पॉन्स. हमारे प्लांट्स में ना कुछ हमारे प्लांट्स किसी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के नहीं बने कंडक्शन करने के लिए, येट उनमें इंफॉर्मेशन की पासिंग होती है. वो कैसे होगा? केमिकल यूज करके, इलेक्ट्रोकेमिकल यूज करके, है ना. वो एनर्जी यूज करते हैं, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स यूज करते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन को आगे कन्वे करवा सके सेल टू सेल. तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल रेस्पॉन्स. एक आता है मेरे पास शेप चेंज, जहाँ पे प्लांट सेल्स अपनी शेप को ऑल्टर करते हैं, कभी पानी ज़्यादा लेकर, कभी पानी की ज़्यादा इनटेक करवा के, कभी पानी का लॉस करवा के, ठीक है, कॉजिंग स्वेलिंग और श्रिंकिंग. तो स्वेलिंग कब होता है? जब वाटर इनटेक ज़्यादा कर ले वो, जब सेल में वाटर इनटेक ज़्यादा हो जाए. और श्रिंकिंग कब? जब सेल की वाटर इनटेक कम हो जाए, फिर सेल की वाटर कैपेसिटी कम हो जाए. वो जो सेल है वो वाटर किसी भी मीन से एवापोरेशन कर ले, कुछ भी लॉस हो जाए बस वाटर, तो वो श्रिंक कर जाएगा. वहीं अदर हैंड पे अगर कोई सेल है जिसकी वाटर इनटेक ज़्यादा है तो वो स्वेल भी कर जाता है, राइट. तो ये होता है शेप चेंज एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स. तो वही है कि हर सेल टू सेल को इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए प्लांट के पास भी इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स है, राइट. क्योंकि उनमें कोई स्पेशलाइज टिश्यूज नहीं बने, कोई भी स्पेशलाइज टिश्यूज उनमें नहीं है कंडक्शन करने के लिए. ओके. देन अब आता है हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स और डायरेक्शन ग्रोथ. ये चीज क्या है? जैसे यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड केमोट्रॉपिज्म. देखो, ये होता है प्लांट का रिस्पॉन्स, बेसिकली मूवमेंट वाला रिस्पॉन्स. जैसे मैंने पहले बताया कि अगर प्लांट को लाइट कम मिल रही है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है. जैसे कि सनफ्लावर है हमारे पास, सनफ्लावर हर उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे उसे लाइट अच्छी मिल रही है, ठीक है. वैसे ही जियोट्रॉपिज्म. अब जैसे हमारे प्लांट का जो रूट है वो नीचे जाता है ना धरती में, ऊपर तो नहीं निकल जाता. तो वो होता है जियोट्रॉपिक मूवमेंट. मूवमेंट रिलेटेड जितने भी ग्रोथ है देखने को हमें मिलते हैं प्लांट्स में, वो आते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर. देन हाइड्रोट्रॉपिज्म, जो कि वाटर के रेस्पॉन्स में मूवमेंट करे. एंड कीमोट्रॉपिज्म, एज द नेम सजेस्ट, केमिकल स्टिमुलस के अंदर जो भी मूवमेंट हमें देखने को मिलता है प्लांट में. तो फोटोट्रॉपिज्म वही है, लाइट, रेस्पॉन्स टू लाइट. जैसे shoots grow towards light and roots away. तो जो shoots है वो लाइट के टूवर्ड्स ग्रो करता है. तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, राइट. एंड दीज रूट्स ग्रो अवे अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट, राइट. तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. सिमिलरली जो जियोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म और ग्रेविटी, ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में मूवमेंट रूट में देखी जाती है. तो वहाँ होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. शूट तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है, ऊपर धरती के ऊपर, तो वहाँ हमें नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है. हाइड्रोट्रॉपिज्म जो भी वाटर के रेस्पॉन्स की मूवमेंट होती है, एंड कीमोट्रॉपिज्म जो भी केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूवमेंट होती है. तो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स है, जो ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स है हमारे, ये दो तरीके के हो सकते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो पॉजिटिव वो जो इन द डायरेक्शन हो और नेगेटिव वो जो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन हो. पॉजिटिव वो जो इन द डायरेक्शन वाली मूवमेंट हो. चलो ने अच्छे से लिखते हैं. मूवमेंट इन द डायरेक्शन,
ठीक है, जो भी है, लाइट है, ग्रेविटी है, वाटर है, जो भी है, नेगेटिव, ऑपोजिट, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, जो भी, लाइट, वाटर, है ना, कुछ भी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आते हैं हमारे पास, तो अब हम लोग आते हैं अपने केमिकल कम्युनिकेशन विच इज हार्मोन्स पे, राइट। तो हार्मोन्स, देखो, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर होती है केमिकल कम्युनिकेशन, किसके थ्रू? हार्मोन्स के थ्रू होती है। ठीक है, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी जो सिग्नल है वो तभी पास कर पाएगी अगर कोई सेल न्यूरॉन से कनेक्टेड है तो, और हमारे बॉडी की हर एक सेल न्यूरॉन से कनेक्टेड नहीं होती है, इसलिए इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ओके, नाउ हार्मोन्स के थ्रू जब केमिकल कम्युनिकेशन होती है तो उसमें होता क्या है? सबसे पहली बात तो हार्मोन्स रिलीज होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। हार्मोन्स रिलीज होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, विच इज अ डक्टलेस ग्लैंड, विच इज डक्टलेस। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं, मतलब उनमें कोई डक्ट, एक ट्यूब लाइक की स्ट्रक्चर होती है जो सीधा ही टारगेट ऑर्गन तक सेक्रीशंस को लेकर जाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ऐसा कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाती है, एंड जो टारगेट ऑर्गन्स है उन पे प्रेजेंट होती हैं रिसेप्टर्स जो उसे सेंस करके एज इन पर देयर नीड वो हार्मोन्स को यूज करती हैं। तो किस तरीके से फंक्शंस होता है? तो सबसे पहला फंक्शन आता है, सबसे पहला जो चीज है वो आता है रिलीज, हार्मोन के रिलीज होने का। तो हार्मोन जब रिलीज होगा तो ही वो ये काम ब्लड स्ट्रीम में घुल पाएगा, एंड देन आगे की फर्दर प्रोसेस होगी। तो हार्मोन्स रिलीज कहाँ से होते हैं? तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं स्टिमुलेटेड सेल से। ना व्हाट डज इट मीन बाय स्टिमुलेटेड सेल्स? देखो, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड को अगर स्टिमुलेशन देनी है थायरोकैल्सिटोनिन बनाने के लिए या आइडोथायरोनस बनाने के लिए, बेसिकली थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड की हार्मोन्स है वो बनाने के लिए अगर स्टिमुलेशन प्रोवाइड करनी है तो सबसे पहले जो हार्मोन बनेगा वो होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, राइट। तो पिट्यूटरी से वो फंक्शन आता है, वो सिग्नल आता है वाया टीएसएच टू थायराइड ग्लैंड। और थायराइड सेल्स जो होती है, थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स होती है वो होती है स्टिमुलेटेड सेल्स। तो उन स्टिमुलेटेड सेल्स से बनता है हमारे पास हार्मोन्स। देन सेकेंड थिंग आता है विच इज डिफ्यूजन। देखो फ्रेंड्स, हार्मोन्स बना, राइट, ब्लड स्ट्रीम में वो मिक्स होगी, बट ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने के लिए वो सबसे पहले अपने ओरिजिनल सेल्स के आसपास डिफ्यूज होगी, राइट। एक सेल में बना 1000 सेल्स में बने, है ना, तो वो अपने आसपास पहले डिफ्यूजन करेंगे, आसपास डिफ्यूज आउट हो जाएंगे, एंड देन वो फाइनली आते हैं ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद जो भी टारगेट सेल्स हैं, जो भी टारगेट एरियाज हैं, उन पे प्रेजेंट है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स नाम की स्पेशल मॉलिक्यूल्स जो हार्मोन्स को डिटेक्ट करेंगी एंड एज इन पर देयर नीड वो उसे यूज करती है। तो वील टेक अ क्विक रिकैप। तो होता क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन देखने को मिलती है वाया हार्मोन्स, राइट। ये इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस केमिकल कंपाउंड इज रिलीज्ड। केमिकल कंपाउंड यहाँ है हार्मोन। This chemical compound is nothing but hormone. Hormones, right? चलो, hormones. Diffusing around the original cells. ओरिजिनल जहाँ से वो निकला है उस सेल्स के अराउंड वो पहले डिफ्यूज होगा, उन सेल्स के इर्द गिर्द पहले वो डिफ्यूज होगा, एंड देन अदर सेल्स जो कि है टारगेट सेल्स हमारे, वो उस कंपाउंड मतलब कि हार्मोन को डिटेक्ट करेंगे वाया स्पेशल मॉलिक्यूल्स और रिसेप्टर्स recognizing and transmitting the information। तो सेम चीज है, रिलीज स्टिमुलेटेड सेल से रिलीज होंगी, देन डिफ्यूजन अपने ओरिजिनल सेल के अराउंड डिफ्यूज करेगा, एंड देन डिटेक्शन जो टारगेट सेल्स है वो रिसेप्टर्स के थ्रू डिटेक्ट करेंगे। तो हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, फर्दर हम लोग देखते हैं कि लिखा क्या है। एनिमल हार्मोन्स, मैसेंजर्स इन द ब्लड। तो हम लोग हार्मोन्स को मैसेंजर कहते हैं,
ठीक है, ये हार्मोन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है, मिक्स्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, हम हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाएगा, राइट। चलो, इसकी सेक्रेशन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू हार्मोन्स काफी कम, लिटिल क्वांटिटी में सेक्रेट होता है। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अगेन एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड, एंड दैट इज व्हाई जो हार्मोन्स है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं, राइट। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? डक्ट ही नहीं है भाई, डक्ट ही नहीं है तो ऐसे ही डायरेक्टली पूरे ही बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली इन द ब्लड। एक्शन की बात करेंगे, टारगेट ऑर्गन्स या फिर स्पेसिफिक टिश्यूज जहाँ पे उस हार्मोन की ज़रूरत है वहाँ पे वो जाके अपना एक्शन करेगा। चलो, इतनी देर से कह रही थी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कैसे है, कहाँ है, आके देखते हैं हम। चलो, ये एरिया है ब्रेन का जहाँ पे प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस। अच्छा, हाइपोथैलेमस कहाँ, किसका पार्ट था? फॉर ब्रेन का पार्ट था। हाइपोथैलेमस फॉर ब्रेन का पार्ट था। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकालने के लिए, राइट। बेसिकली हाइपोथैलेमस जो है ना, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, जो हाइपोथैलेमस है ना वो है ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, वही न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अच्छा, सिर्फ स्टिमुलेटिंग ही नहीं, इनहिबिटरी हार्मोन्स भी रिलीज करती है। स्टिमुलेटिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। ये थायराइड ग्लैंड जो कि नेक रीजन में प्रेजेंट है। देन आता है हमारे पास थाइमस, पैंक्रियास, एड्रीनल ग्लैंड्स, किडनीज। किडनीज, किडनीज के पीछे कोई ग्लैंड वर्ड नहीं है, बट किडनी से भी हार्मोन की सिक्रीशन होती है, इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन, विच इज वेरी एसेंशियल किसके लिए? आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। आरबीसी का दूसरा नाम है इराइथ्रोपोइसिस, इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन जो कि किडनी से रिलीज हो रही है। तो हम लोग याद रखेंगे कि इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन इराइथ्रोपोएसिस कराने में हेल्प करती है, कंफ्यूज नहीं होना है। आरबीसी का दूसरा नाम है इराइथ्रोसाइट्स, इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो कि इराइथ्रोपोएसिस नाम की फंक्शन करवाती है, जिसके थ्रू इराइथ्रोसाइट्स और आरबीसी की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो किडनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड में ही आता है। देन टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, इनके थ्रू भी हार्मोन्स निकलते हैं, राइट। कौन कौन से हार्मोन्स है, कैसे हैं, आगे वील डिस्कस। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है, ठीक है। इसे स्टिमुलेट कर, शॉर्ट में बताऊंगी, इसे स्टिमुलेट कराने के लिए टीएसएच और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन निकालता है। थाइमोसिन हार्मोन करता क्या है? ये बेसिकली एज रिलेटेड हार्मोन है। एज रिलेटेड क्यों? क्योंकि बाय द एज, हम लोग का जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है ना, थाइमस ग्लैंड ये डिक्रीज, इसमें रिडक्शन आने लग जाती है, थाइमस ग्लैंड की साइज छोटी होने लग जाती है। एंड इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो एडल्ट्स हैं, जो ओल्ड एज पीपल्स हैं, उनमें इम्यूनिटी काफ़ी लो ग्रेड की होती है, उनमें इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जैसे हमारे में है, जैसे हमारे से छोटे जो भी हैं उनमें है, राइट। क्योंकि थाइमस और थाइमोसिन हार्मोन इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, ठीक है। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में अल्फा सेल्स है, बीटा सेल्स है, ये अलग अलग हार्मोन्स निकालती हैं जिससे हम लोग
आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मिलियंस होती है। तो बेसिकली देखो, पैंक्रियाज के बारे में अगर हम लोग छोटा सा एक्स्ट्रा कुछ देखें तो वो ये है कि पैंक्रियाज जो है ना वो मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। छोटा सा देखते हैं इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लिख लो। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज ये एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, मैंने मिक्सोक्राइन इसीलिए बोला है क्योंकि पैंक्रियाज एक्सोक्राइन का भी काम करता है एंड एंडोक्राइन का भी काम करता है, ठीक है। इसीलिए ये है पैंक्रियाज विच इज अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन का भी काम करता है। एक्सोक्राइन कैसे? एक्सोक्राइन डक्ट वाली ग्लैंड, डक्ट्स आर प्रेजेंट, एंडोक्राइन डक्ट लेस, ठीक है। तो एक्सोक्राइन में डक्ट्स प्रेजेंट है। पैंक्रियाज में बाइल को ट्रांसफर कराने के लिए कॉमन बाइल डक्ट होती है, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट है और भी बहुत सारे डक्ट्स प्रेजेंट है पैंक्रियाज में, इसीलिए हम उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि एक डक्टलेस ग्लैंड है। पैंक्रियाज के अंदर अगेन अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, है ना, अल्फा अल्फा सेल्स है, अल्फा सेल्स है, बीटा सेल्स है, जो अलग अलग हार्मोन्स की सेक्रीशन कराती है। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन की सेक्रीशन कराती है, ग्लूकागॉन, एंड बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन की सिक्रीशन करवाती है। इंसुलिन हमने बहुत सुना है इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन किस में हेल्प करता है? ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज की इनटेक अपटेक, इसमें इंसुलिन हेल्प करता है। इंसुलिन की कमी हो जाने से क्या होता है? डायबिटीज। हमने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सुना है कि वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, टैबलेट्स भी नहीं, इंजेक्शंस लेते हैं। अगेन थोड़ा एक्स्ट्रा है बट चलो बताती हूँ। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, प्रोटीन की बनी होती है वो। तो अगर हम लोग टैबलेट के फॉर्म में उसे लेंगे, इंजेस्ट करेंगे, तो हमारे ऐसे ही हम लोग डाइजेस्ट कर जाएंगे, कुछ काम तो करेगा नहीं, ब्लड में तो वो मिलेगा नहीं। तो हम लोग इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं ताकि वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो पाए और वो अपना काम कर पाए। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये दोनों ही ग्लूकोज को देखता है, ठीक है। इंसुलिन ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, ठीक है, और ग्लूकागॉन अगेन ग्लूकोज को मेक करेगा, बनाने का काम करेगा हर पॉसिबल वे से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स कुछ जानते हैं इनके बारे में? फाइट फ्लाइट फ्राइट हार्मोन्स, एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, या मोर सिंपलेस्ट वे में एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन्स, जो कि एकदम कैन आई से इमीडिएट सिचुएशंस में बनते हैं, रिलीज होते हैं एकदम से, इमरजेंसी वाले सिचुएशंस में बनते हैं, ठीक है। तो फाइट फ्राइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स हम लोग इसीलिए कहते हैं। नाउ किडनीज, किडनीज के बारे में देख ही लिया हम लोगों ने। एराइथ्रोपाइडिन हार्मोन, टेस्टिस इन मेल जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाता है, आगे एंड्रोजन जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करवाता है, स्पर्म्स को बनाने में हेल्प करवाता है, ठीक है। ओवरीज, फीमेल्स में ओवरीज होती हैं जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाती है, उनकी अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी रेगुलेट कराती हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या? जैसे कि मेल्स में डिपनिंग ऑफ द वॉइस, है ना, एक्सिल हेयर्स की ग्रोथ, फीमेल्स में भी सेम, उनकी पिच हाई हो जाना, उनमें भी एक्सिल हेयर्स की ग्रोथ होती है, मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट होती है। तो ये सब कुछ है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन ओव्यूलेशन सब में हेल्प करवाता है, एस्ट्रोजन भी ओव्यूलेशन में हेल्प करवाता है, ठीक है। फर्दर प्रोजेस्टेरॉन की फंक्शन अगर हम लगेंगे तो वो प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक क्विक समरी ले तो हाइपोथैलेमस ये है ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ये
पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा कि तू स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना। क्यों? क्योंकि अलग अलग ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाना है। थायराइड ग्लैंड जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इनको इनके डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। थाइमोसिन जो कि थाइमस ग्लैंड निकालता है, ये इम्यून सिस्टम को और उसकी स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, अलग अलग टी एंड बी लिम्फोसाइट्स बना के, राइट। बाय द एज इसकी रिडक्शन होती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ओल्ड एज्ड पीपल में इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। पैंक्रियास एक मेक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग जिससे हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, वो होता है अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती है, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन बनाती है, राइट। दोनों ही हार्मोन्स ग्लूकोज से रिलेटेड होंगे। ग्लूकागॉन हार्मोन हर पॉसिबल वे से ग्लूकोज बनाएगा एंड इंसुलिन हर पॉसिबल वे से ग्लूकोज को तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। टेस्टिस इन मेल्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस और द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स में हेल्प करेगा। ऑल्सो टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स को रेगुलेट कराने में, फैसिलिटेट करवाने में हेल्प करेगा। देन ओवरीज इन फीमेल्स वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, राइट। एस्ट्रोजन हार्मोन अगेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बनाने में हेल्प करेगा। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। एंड देन हमारा आता है टेस्टिस जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस और द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स में हेल्प करेगा, साथ ही मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लाएगा। एंड फीमेल्स में आता है ओवरीज जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाएगा, जो कि ओव्यूलेशन, जो भी आगे की फेजेस होती हैं फीमेल्स में, प्रेगनेंसी मेंटेन करना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाना, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना, ये सब कुछ जो है वो ओवरीज करता है, राइट। चलो हम लोग एक बारी इसको इरेज करेंगे और हम लोग सारे हार्मोन्स के नाम लिखेंगे। चलो, थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करवाता है। मेटाबॉलिज्म इन सेंस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को तोड़ेगा। थाइमस निकालता है थाइमोसिन एंड ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करवाता है, ठीक है। पैंक्रियास ग्लूकागॉन, इंसुलिन इसे बनाएगा। एड्रीनल ग्लैंड्स एड्रीनलिन प्लस नॉर एड्रीनलिन हार्मोन्स जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस में बनते हैं, ठीक है। किडनीज एराइथ्रोपोइसिस में हेल्प करवाएगा। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। Okay, and ovaries in female produces estrogen and progesterone हार्मोन। अच्छा, एक और ग्लैंड है विच इज पीनियल ग्लैंड। इसके बारे में आई एम राइटिंग हियर पीनियल ग्लैंड secretes
melatonin regulates menstrual cycle, metabolism, pigmentation, right? Sleep wake cycle, which is अच्छा स्लीप वेक साइकिल को डायर्नल रिदम भी कहते हैं. डायर्नल रिदम. ठीक है, चलो आगे बढ़े. अब आ गए हैं हम लोग हार्मोनल डिसऑर्डर्स पे एंड फीडबैक मैकेनिज्म्स. हार्मोनल डिसऑर्डर्स क्या है? हार्मोन इम्बैलेंस, हाइपर सिक्रीशन या फिर हाइपोसिक्रीशन. हाइपर का मतलब जब हार्मोन एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए, हाइपो का मतलब जब हार्मोन लेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए. ठीक है, तो हाइपर मतलब एक्सेसिव एंड हाइपो मतलब लेस इन अमाउंट. ठीक है, तो तभी हमारे बॉडीज में बहुत सारे डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे. डॉर्फिज्म एक तरीके का हाइपोसिक्रीशन हार्मोन्स का एग्जाम्पल है, राइट. डॉर्फिज्म में क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन कम निकलते हैं हमारे बॉडी में, तो डॉर्फिज्म हो जाती है. जो भी इंसान है उनकी हाइट छोटी रह जाएगी, राइट. डॉर्फिज्म. गोइटर, ये भी आयोडीन डेफिशिएंसी और हाइपोसिक्रीशन का ही एग्जाम्पल है. हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन. ठीक है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन. ठीक है, इसकी वजह से गॉइटर होता है, जो इनलार्जमेंट ऑफ द नेक ग्लैंड्स है ना, यहाँ पे इनलार्जमेंट. हाँ, गॉइटर में होता क्या है? थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट. थायराइड गॉइटर में होता है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. आपने देखा होगा किन्हीं लोगों को जिनके गले बहुत ज़्यादा स्वेल्ड होता है ना, सिर्फ फूले हुए होते हैं, उनको ग्वाइटर हो रखा होता है. आयोडीन डेफिशिएंसी हो रखा होता है उन लोगों को. आयोडीन उनके बॉडी में जब कम मिलता है ना, तो थायराइड ग्लैंड, थायराइड जो सेल्स है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनमें हाइपोसेक्रीशन हो जाएगी थायराइड हार्मोन्स की, एंड जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाट ग्वाइटर इज. हार्मोनल इम्बैलेंस, ये वैसे तो आजकल बहुत ही कॉमन इश्यूज है. क्यों है भाई, क्यों होता है ये हार्मोनल इम्बैलेंस? तो कॉज है, हार्मोनल इम्बैलेंस का कॉज है स्ट्रेस, पुअर डाइट, inadequate sleep, toxins, medical complications, medications, improper lifestyle, lack of exercise and etc. हम सही से खाएंगे नहीं, हम सही से सोएंगे नहीं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, है ना, हम 24/7 स्क्रीन से चिपके रहेंगे तो भी ये दिक्कत होती है. हमारी लाइफस्टाइल खराब है ना, हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, हमारे में पहले से ही कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, अगर हम मेडिकेशन पर हैं, किसी चीज़ की दवाई ले रहे हैं, तो उनके वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलती है. हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स क्या क्या है? तो बॉडी में सडन चेंजेस देखने को मिलता है. सडनली वेट गेन हो जाएगा, किन्हीं में सडनली वेट लॉस हो जाएगा, है ना. बॉडी फटीग, बेफालतू का अननेसेसरी बॉडी फटीग, है ना, बेफालतू का बॉडी पेन होगा. ठीक है, ऑल्सो हार्ट रेट में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट देखने को मिलेगी. हार्मोनल इम्बैलेंस के ट्रीटमेंट क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस को अगर उसका रूट कॉज पता लग जाए और उसे एकदम एकदम जड़ से हटाना हो, है ना, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है? हमारे लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट, हमारी डाइट में इम्प्रूवमेंट, एक्सरसाइज को इंक्लूड करना, योगा इंक्लूड करना, है ना, योगा, प्रॉपर डाइट एकदम, जो कि प्रोटीन एनरिच डाइट्स, ये सब लें अगर हम लोग, साथ ही नेचुरल रेमेडीज अगर करें, क्योंकि मेडिकेशंस, अगर हम लोग मेडिकेशन वापस करें इस चीज़ को सुधारने के लिए, तो हमने यहाँ देखा था कि एक मेडिकेशन भी हार्मोनल इम्बैलेंस का ही कॉज है.
ठीक है, तो उसे सुधारने के लिए हम लोग नेचुरल चीज़ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल रेमेडीज होती है आजकल, आयुर्वेदा एंड ऑल, राइट। साथ ही लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट एंड प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज इंक्लूड करने हम लोग, तो ये चीज़ सुधारी जा सकती है। आगे की स्लाइड पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, राइट। आई होप ये सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड देन आगे के लिए आप लोग इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे ही वन शॉट सेशंस के लिए हम लोग मिलते रहेंगे आगे की क्लासेस में, राइट। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।